इस वक्त हम मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी से महाराजगंज लोकसभा से प्रत्याशी मोहम्मद मौसम आलम के घर पर। ये बिल्कुल हम निकलने वाले हैं, गांव के बीच अपनी आम जनमानस के बीच जाने वाले हैं। हम मौसम आलम जी के साथ हैं। किस तरीके का चैलेंज नज़र आ रहा है चुनाव में? चैलेंज जो है सबसे बड़ा यही है कि लोग गुमराह हैं पूरी तरह से। उनको थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत है और दूसरी चीज़ें हैं, लोगों को समझाना है, बताना है कि क्या सही है। क्योंकि इस बार जो वोट करना है लोगों को, वो अपने महाराजगंज को बचाने के लिए करना है, अपने महाराजगंज के लिए करना है। अब तक जो लोग भी रहे हैं वो सभी लोग बाहर ही रहे हैं। और आप घर के हैं, एकदम महाराजगंज के? महाराजगंज आप महाराजगंज के हैं। महाराजगंज के पहले सांसद कौन थे? सॉरी महाराजगंज के सबसे पहले सांसद सिब्बन लाल सक्सेना जी थे। सुब्बा सक्सेना जी थे। किस सन में? करीब 1992 के आसपास में थे। 92 के आसपास। चलिए ठीक है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से कैंडिडेट कौन था? गणेश शंकर पांडे जी थे। गणेश शंकर पांडे तो मुझे याद है कि 2009 में थे वो कैंडिडेट। इसके पहले कौन कैंडिडेट था जो चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से? 14 में। 19 में तो गैर सपा बसपा का गठबंधन। काशीनाथ शुक्ला। सपोर्टरों की बात ऐसी है कि जिला पंचायत सदस्य नदीम खान है, लगातार आम जनमानस के बीच हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और अच्छे नौजवान हैं, इसलिए वो लगातार इनके चूंकि सपोर्टर हैं तो सहयोग कर रहे हैं साथियों। फिलहाल मौसम आलम जी, पंकज चौधरी के छह बार वो सांसद रहे यहाँ से, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो है ना यहाँ पे किसी भी चीज़ को किया ही नहीं जो एक सांसद को करना चाहिए था। अभी तक 6 बार सांसद रहने के बावजूद भी सदन में कभी भी महाराजगंज के लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने। अगर 1-2 बार बोला ही है तो फाइनेंशियल चीज़ों को लेके ही बोला है। फाइनेंस के सर मिनिस्टर है तो किस पर बोलेंगे? फाइनेंस मिनिस्टर हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर होने के साथ साथ में वो यहाँ के सांसद भी हैं। तो जब वो यहाँ के सांसद हैं तो उनको अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में बात करनी चाहिए। 6 बार सांसद रहे, कभी भी उन्हें सदन में नहीं सुना गया कि वह महाराजगंज के बारे में कोई भी बात किए हों। चलिए, आप इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के संयुक्त गठबंधन से कैंडिडेट हैं, क्या सोचते हैं उनको लेकर के? देखिए, वीरेंद्र चौधरी जी जो हैं एमएलए हैं और यही एमपी भी होना चाह रहे हैं। हालांकि ऐसा एकदम होगा नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि वह जो है पंकज चौधरी जी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ। पंकज चौधरी के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल लड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही है, काफ़ी बार उनको स्टेज पे देखा गया है। और सुनिए, आप सांसद हो जाते हैं और राज्य का कोई मंत्री आएगा तो बैठना तो आपको भी पड़ेगा। देखिए, बैठना अलग चीज़ है। बैठना पड़ेगा कि नहीं सुनिए पड़ेगा? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। योगी जी आ जाएं तो आप बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, योगी जी आने से बैठेंगे, मोदी जी आने से भी बैठेंगे। लेकिन वीरेंद्र चौधरी जी का जो अभी तक सुना गया, या जो पंकज चौधरी ने चुनाव के टाइम में उन्हें अनर्गल तरीके से सपोर्ट किया था, उसी का वो कर्जा उतारने के लिए सीट लिए हैं। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि जितने भी बाद में अमन मणि त्रिपाठी जब भी चुनाव के लिए सीट के लिए गए थे, धरने प्रदर्शन तक में जो है इन्होंने सपोर्ट लेके जो है धरने करवाए थे, ताकि मणि त्रिपाठी का अमर मणि त्रिपाठी के विपक्ष में जो पक्ष में, हाँ, मतलब वीरेंद्र चौधरी के लिए धरने करवाए थे, उसमें भी इसमें भी इनके ही थ्रू से किया गया था। ये सुनी सुनाई बातें हैं सर। सोचिए, एक आदमी 6 बार का सांसद है, अपना उसका संसदीय बढ़िया इतिहास है, वो क्यों दूसरे को आप एक बात बताइए, आप एक बात अच्छी तरह से समझिए कि महाराजगंज में और लीडर नहीं है, एक एमएलए ही एमपी बनेगा, जरूरी था ऐसा? यहाँ पे और लीडर नहीं थे, काफ़ी लोगों ने नाम दिया था। लेकिन यह चौधरी वाला जो हिसाब है ना, कि उसी वजह से कि अगर चौधरी रहेंगे तो उनको सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे पंकज चौधरी जी का यह पूरा कब्जा किया हुआ जगह है, उनके अगेंस्ट। इस कब्जे को कैसे तोड़ेंगे आप?
देखिए, कब्जे को तोड़ना एकदम आसान है। आज मैं जो कैंडिडेट बनकर यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने नहीं किया उसको बताना है, और जो मैं कर सकता हूँ उसको बताना है। मैं एक सफल बिजनेसमैन हूँ, और मैं काफ़ी वो भी बिजनेसमैन है। उनके बिजनेस का तरीका ऐसा है कि उनको महाराजगंज में एक आदमी आज तक ज़मीन नहीं दिया कि वो अपने राहत हुए कंपनी एक छोटी सी ब्रांच तक बना सकें। आप बनाएंगे? डेफिनेटली बनाएंगे, 100% बनाएंगे। और आदमी कहाँ के काम करने वाले रहेंगे? आसाम के? देखिए, आसाम के नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है कि आसाम के रहेंगे। यहाँ पे कम से कम 95% जो लोग होंगे वह महाराजगंज के होंगे। जब कोई कंपनी बाहर की होती है तो वहाँ के 2-4 लोग होते हैं जो चीज़ों को मैनेज करते हैं, और बाकी लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। बसपा की नीतियों को कैसे आम जनता के बीच ले जा रहे हैं और बसपा की नीतियों पर क्या कहेंगे? बस आप तो पहला जो पोस्टर मुझे नजर आ रहा था, मैं एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता भी हूँ, तो मैं आ रहा था तो हमारे चौराहे पे एक पड़ता है महदैया गांव। महदैया में एक पोस्टर लगा हुआ था, भिखारी गुप्ता की दुकान है, बड़ी पुरानी चाय की दुकान है, कभी जाइएगा चाय पीजिएगा। तो भिखारी भाई से हमने कहा "ये के है?" तो उन्होंने कहा करे कैंडिडेट हमें पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, हम आपके गांव में भी घूम रहे थे तो लोग कह रहे हैं कि पहचानते नहीं है, जानते नहीं, आते नहीं है। ये इस तरीके की चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, अभी आपको बता देता हूँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी से आप मिले हों। जब एक कोई बिजनेसमैन आदमी होता है तो उसके एक सीमित चीज़ें होती हैं। तो बहुत लेवल के लोगों तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर एक आदमी जो है बहुत कम समय में जान जाएगा। महाराजगंज में 5 ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, आपको करना है? सबसे पहली चीज़ें तो ये है कि महाराजगंज में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसको लगाना है। इसके अलावा जो बहुत ढेर सारे गांव ऐसे हैं जो रोड से दूर हैं, जैसे सोहगी बर्मा को देख लीजिए, ठीक है, इन सभी चीज़ों को डेवलप करना है। दूसरी चीज़, क्योंकि बरवा के लिए तो लगे हुए हैं पंकज चौधरी। वो तो खाली हमें, वो तो पूरे महाराजगंज के लिए लगे हुए हैं 30 सालों से, ठीक है। तो इंडस्ट्री का कमी है, सबसे ज़्यादा रोज़गार की कमी है, सरकारी नौकरियों की कमी है। नौकरी दिलवाएंगे क्या सरकारी? मैं 100% सरकारी नौकरियां दिलवाऊंगा। जितने 30 अरे गजब आदमी है सर, सरकारी नौकरी दिलवा देंगे आप? एकदम दिलवाएंगे। 30 सालों में जितनी भी सीटें बची हुई है वह सभी सीटों को फुलफिल किया जाएगा। और यह आप सभी लोग जानते हैं कि जो बसपा की नीति रही है, बसपा की जब सरकार थी, मुख्यालय बने, पॉलीक्लिनिक बने, इसके अलावा जो रेलवे लाइन है अपना, ये सॉरी, जो रेलवे लाइन तो अभी आई नहीं। रेलवे अपना ये जो ये पुलिस लाइन जो है, यह सभी चीज़ें जो है मतलब बसपा की देन है। और बसपा की जब सरकार रहती है तो अच्छे गवर्नेंस होते हैं। दूसरी चीज़ें, नौकरियों की भरमार होती है। एक एमएलए है आपका पूरे प्रदेश में? देखिए, ये तो चुनाव जीतना अलग बात है, वोट बैंक तो ऑलरेडी है। चुनाव जरूरी नहीं कि हर 12% वोट मिला है इस बार बहुजन समाज पार्टी को 22 के चुनाव में। देखिए, ग्राफ गिरना और उठना आम बात है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और हम लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, और इस बार सबको एक उम्मीद है कि महाराजगंज में महाराजगंज का बेटा आया है चुनाव लड़ने के लिए। और ऐसा बेटा जिसको उसके गांव में ही लोग नहीं पहचानते। देखिए, ऐसा नहीं है कि गांव में लोग नहीं पहचानते हैं, सभी लोग पहचानते हैं। हो सकता है आप लोग जिससे बात की हों, 2-4 लोग, वो लोग नहीं जानते हों, पॉसिबल है ऐसा कि हर कोई नहीं जानेगा। लेकिन एक जब आदमी पॉलिटिकल फेस में आता है तो सब लोग जानते हैं। तो यही चुनाव है कि आगे भी चुनाव लड़ने हैं? मैं ट्राई करने आए हैं क्या कि एक बार ट्राई करके देख लिया जाए राजनीति में क्या होता है? मैं आप लोगों को बता देता हूं कि नदीम भाई ने प्रेरित किया है कि नहीं यहाँ बड़ा मजा है, एकदम ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, मैं पिछला 5 सालों से लगा हुआ हूं, और मेरा ऐसे लगे हुए हैं कि लोग आपको नहीं जानते। देखिए, गांव हर 90% गांव के अंदर मेरे बैनर पोस्टर लगे हुए थे पिछला 3 सालों से, ठीक है। आप भी बोल रहे हैं कि आपने भी देखा है। तो जो लोग चीज़ों को देखते हैं वो देखते हैं, और जो लोग गांव में काम करने वाले बेचारे रोजगार से इतने परेशान हैं कि वो नेताओं का शकल देखने तक से नफरत कर रहे हैं। आज हम लोग वो आपको वोट दे देंगे? डेफिनेटली वोट देंगे, क्योंकि आज सभी लोगों का किया धरा जो हम लोग को उठाना पड़ रहा है।
अगर अच्छे से नेता लोग पहले से काम किए होते, लोगों से जुड़े होते, तो आज हमको उसको फेस नहीं करना पड़ता। दूसरी चीज़ है, लोग भरोसा करने को तैयार नहीं होते हैं कि जब आज तक नेता लोग भरोसा नहीं दिए तो कैसे किया जाए। उनको मोटिवेट किया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि हम वह वाले नेता नहीं हैं जो आज तक लोग नेतागिरी किए हैं। मैं जनता के बीच का आदमी हूँ। इन्हीं लोगों के बीच में पल बढ़ के और बाहर गया, कमाया और आज इन लोगों के बीच में आया हूँ और सिर्फ इनके लिए काम करना चाहता हूँ। नदीम भाई, आप साथ में हैं, नदीम भाई से बात कर लेते हैं। प्रख्यात सपोर्टर हैं, इस समय जिला पंचायत के मेंबर हैं। चुनाव आ रहा है तो आप तो समाजवादी पार्टी से थे, हालांकि निर्दल आप जिला पंचायत सदस्य जीते थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी को सपोर्ट आपने कर दिया। अब बहुजन समाज पार्टी क्या है? जी, मैं नदीम खान वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हूँ और बात ये नहीं है कि मेरे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को टिकट मिला है। यहाँ के अपार जन समूह लोगों का समर्थन मिल रहा है। ठीक है, ये गांव के बेटे हैं, गांव के लाल हैं। इसके लिए इनको मैं आप लोगों को, मीडिया साथियों को मैं बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पूरे गांव के 90% लोग साथ रहेंगे, क्योंकि अभी जैसे हम लोग क्या है एक्चुअली जो है गांव में एक एक लोगों से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन कल जो है ये ऐसे गांव के बेटे हैं, गांव के लोग ही इनको नहीं जानते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अरे अभी हम चौराहे पे थे, कह रहे थे लोग कि हम नहीं हाँ, जानते, कुछ नहीं कुछ जानते। ऐसे लोग होंगे जो भैया से नहीं मिले, लेकिन गांव का अपार समर्थन इनको मिलेगा जी। और पूरे गांव के लोग, मैं जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कह रहा हूं कि एक एक लोग जो है साथ रहेंगे। आपकी पार्टी ने किसी को सपोर्ट किया है तो पार्टी छोड़ करके अब रिश्ते निभाना है। क्योंकि ये मैं इसलिए रिश्ता निभा रहा हूँ कि क्योंकि ये हमारे भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे गांव के हैं, हमारे घर के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए मैं गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी के बारे में टिप्पणी तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने भाई का तन मन धन से सपोर्ट करूंगा। तो ये थे मौसमी आलम जो कि घूम रहे हैं, गांवों में जा रहे हैं। इसका कितना इफेक्ट पड़ता है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यूपी टीवी के लिए किशन गुप्ता के साथ अंकित मणि त्रिपाठी, महाराजगंज।